अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। खबरें बड़ी अहम है, आज बड़ी खबरें हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 21वीं तरमीम के हवाले से, बड़ी ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट ने जो है वो इज्तिमाई हमला किया है जमहूरियत पर। उसका जवाब भी आया MQM की तरफ से, क्योंकि आज मौलाना साहब ने जब दो शख्स का नाम लिया, अजमल पहाड़ी और सौलत मिर्जा का, तो MQM ने उसका जवाब भी दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज तो खबरें जो है पूरा दिन वो इमरान खान साहब की और रेहाम खान साहिबा की शादी के हवाले से थी। उनका निकाह जो कि पिछले काफी दिन से बातें हो रही थी, आज उनका निकाह भी हो गया। तो हमारे साथ प्रोग्राम में असद उमर साहब भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद हो बहुत बहुत आपको, आपके चेयरमैन की शादी हो गई आज। खैर मुबारक जी, सारी कौम को। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे बाकी मेहमानों के लिए हमारे लिए कोई मिठाई का इंतजाम होगा। मैं तो सुबह से मिठाइयाँ खा रहा हूँ, लोग मुझे खिला। आपको खिलानी चाहिए सर, आप लड़के वाले हैं। नहीं, सियासतदान सिर्फ चीजें वसूल करते हैं, देते नहीं है। अच्छा चले सर, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो। मियां साहब मुबारकबाद दे दें, मतलब इख्तलाफ एक जन, ये तो खुशी की खबर है। मैं तो जब आप कह रहे थे ना कि लड़के वाले हैं, आप चुआरे लेके आएंगे, तो ये मैं पहली शादी देख, पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पुराने पाकिस्तान में नई शादी की। दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा असद उमर साहब को कि ये पहली शादी है शायद पाकिस्तान में कि लड़की की तरफ से बारात गई है लड़के वालों के यहाँ, तो ये एक वाकई एक नई चीज़ है, मुबारक देनी चाहिए और मैं मुबारक देता हूँ। जावेद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में है और शहजाद चौधरी साहब भी आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं एक आगाज़ में ही क्लिप दिखाना चाहूँगा। मौलाना फजल रहमान साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 21वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने क्या कहा। जो मुसव्वदा तरमीम का पास किया गया असेंबली में, पार्लियामेंट की सियासी जमातों ने, जमहूरी जमातों ने इज्तिमाई तौर पर जमहूरियत पर खुदकुश हमला किया है। इस कानून के जरिए दहशतगर्दों को बच निकलने का रास्ता दिया गया है। दाढ़ी पगड़ी में दहशतगर्दी करता है तो कल वो दाढ़ी पगड़ी मुंडवा ले और हटा ले दाढ़ी, और अपना नाम सौलत मिर्जा रख ले या अजमल पहाड़ी रख ले, तो फिर दहशतगर्दी जायज हो जाएगी, फिर मिलिट्री कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकेगा। साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ देर पहले 90 में राब्ता कमेटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। इस नजरियाती जंग में जब ये लकीर खींची गई तो आपने भी असेंबली से दूर रहना मुनासिब समझा। कम से कम लोगों को यह मालूम हो गया कि इन दहशतगर्दों के सरपरस्त कौन हैं। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के सरपरस्त हैं। मौलाना फजलुर रहमान की हकीकत से कौन वाकिफ नहीं है, और इनके मुख्तलिफ वक्तों में तालिबान दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों और मुल्क दुश्मनों की हिमायत में बयानात किसी से ढके छुपे नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे दिल आज भी तालिबान के साथ धड़कते हैं। इसमें उन्होंने एक जगह पर यह भी कहा है कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में तहरीक तालिबान नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, और अखबारात व टेलीविजन शाहिद हैं कि किस तरह फजलुर रहमान ने तालिबान दहशतगर्दों की वकालत की। दाढ़ी और दीन को इस्तेमाल करने वाले तालिबान दहशतगर्दों ने और उनके हिमायतियों ने और उन जैसी जमातों ने ये कार्रवाइयां। जी सुनिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, जिस दिन ये असेंबली से पास हुआ था बिल, उस दिन भी हम ये डिबेट कर रहे थे कि बेहतर होता कि इन दीनी जमातों को भी साथ में ले लिया जाता, क्योंकि अगर हम बात करें कि काउंटर नैरेटिव देना है हमने दहशतगर्दी के खिलाफ, तो इन दीनी जमातों की जरूरत पड़ सकती है। तो बेहतर होता कि अफवाम व तफहीम से जो बिल का ड्राफ्ट है उसको तब्दील कर लिया जाता, या फिर फजल रहमान साहब जमात इस्लामी को उस पर मनवा लिया जाता। फैसल सब्जारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। फैसल साहब, आज सख्त जो है बात की मौलाना साहब ने 21वीं तरमीम के हवाले से, आपने जवाब भी दे दिया, लेकिन एक बात है जो कि हम कल भी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि इस 21वीं तरमीम में सिर्फ जिक्र किया हुआ है कि फिरका वारियत के हवाले से या मजहब के हवाले से अगर कोई दहशतगर्दी होती तो उनका ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट में, तो इसको इतना महदूद क्यों कर दिया है। नबील गबोल साहब मेरे प्रोग्राम में कल थे, वो कह रहे थे लियारी में भी दहशतगर्दी होती है, इससे खौफनाक दहशतगर्दी होती है, तो उनको भी इसमें लाना चाहिए था, महदूद नहीं करना चाहिए था इसको फिरका वारियत और मजहब से सिर्फ। यही शिकायत है मौलाना फजल रहमान साहब की भी। शराब, पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हो या जमात इस्लामी हो, इनकी शिकायत इसलिए अचंभे की बात नहीं है कि उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो मदरसों के नाम पर और एक एक्सट्रीम राइट विंग के नाम के ऊपर बनी हुई है। बदकिस्मती के साथ हमारी रियासत में हमारी हुकूमतों ने जो इन्वेस्टमेंट की राइट विंग में, खासकर जनरल ज़िया के जमाने की CIA लेड नाम नहाद अफगान जिहाद के बाद से, तो आपकी यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है और ये मदरसों की पूरी एक एम्पायर है जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी इनके वोट्स तक है वहां पर, तो इसलिए इनका चीम अजबी होना तो कोई गैर मंतकी नहीं है। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि अभी क्यों पाकिस्तान की अफवाज ने भी, पाकिस्तान के इदारों ने भी, पाकिस्तान की हुकूमत ने और मेजर जितने पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्यों इस बात को मुनासिब समझा
कि वो ऐसी तरमीम करें कानून में भी और आइन में भी। उसकी वजह साफ ये है कि आप पेशावर के ताने के बाद आपका इज्तिमाई ज़मीर तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक अक्सरियत है जो पाकिस्तान की, वो यकीनन उसको झंझोड़ा गया उस सानहे ने। बावजूद इसके कि क़िस्सा खानी हो, चर्च हो, आशूरा हो, मसाजिद हो, इमाम बारगाहें हो, परेड लेन हो, हमारे बच्चे शहीद होते रहे थे, लेकिन हम सोए हुए थे। हमें ये कहा जाता रहा था हमारे नाराज बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, ये बन जाएंगे। अगर आप इस एक्सट्रीमिज्म को, जिसकी बाय प्रोडक्ट है ये सेक्टेरियनिज्म, आप कौन लश्कर जंगी के रियाज बसरा से लेकर बड़े बड़े नाम देख लें, कौन मीरान शाह में ट्रेनिंग नहीं हुई, कौन अफगानिस्तान में नहीं बैठा हुआ था, कौन नहीं आते जाते। वो बात तो ठीक है फैसल सदराई साहब, लेकिन मुझे ये बताएं साथ साथ अगर कोई लसानी बुनियाद पर भी दहशतगर्दी होती है तो फिर उनको उनमें तफरीक क्यों की जाए? जो मजहब के नाम पे दहशतगर्दी कर रहा है या मजहब का गलत इस्तेमाल करते हुए, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। और जो लसानी बुनियाद पे कर रहा है दहशतगर्द तो दहशतगर्द है, ये मुतालबा है उनका। देखिए भैया, ना तो मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं अपना आर्ग्यूमेंट बना रहा था शहबाज यहाँ पर, जो मैं समझाने की, तो मैं समझता हूँ एक सियासी कारकुन के तौर पर कि अभी क्यों पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स का जो कलेक्टिव विजडम है उसने पार्लियामेंट में क्यों इसको वोट किया। इसलिए कि आपके सामने मौजूद है कि मुल्क को, रियासत को ये मजहबी इंतहा पसंदी और फिरकावाराना दहशतगर्दी में जो मुलव्विस ग्रुप हैं वो खाकम बदहन इस मुल्क और इस रियासत के सामने खड़े हुए हैं। इसलिए उसको कुचलने के लिए जिस सख्ती की जरूरत है उस कोई कानून के तहत, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जनाब दहशतगर्दी बिल्कुल दहशतगर्दी है। क्या बाकी जो दहशतगर्दी है, लोगों को मारे जाने के फेल हैं, क्या वो एंटी टेररिज्म एक्ट के जरिए, क्या पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लोग पकड़े जा रहे हैं, सजाएं हो रही हैं या नहीं हो रही, ये क्वेश्चन मार्क है, उसको आप बिल्कुल देखिएगा। फैसल साहब, मैं इस पे मैं आपको साथ हूं, मैं जरा असद साहब से भी इस पे मौक़िफ़ ले लूं। असद साहब, क्योंकि आप लोगों ने भी मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत तो की थी, लेकिन ड्राफ्टिंग के वक्त आप भी असेंबली में नहीं थे। ड्राफ्ट से खुश हैं जिस तरीके का ये ड्राफ्ट है? लेकिन जो तरमीम पास की गई है वो तहरीक इंसाफ ने इसको इंडोर्स किया था, ठीक है ना, तो हम इसका हिस्सा हैं। लेकिन उसके ऊपर जो दो मुख्तलिफ पहलू से तनकीद आ रही है, जिनके अंदर वज़न है, एक के बारे में मेरे ख्याल में जवाब मौजूद है और दूसरे के बारे में जवाब मौजूद नहीं है। एक तो तनकीद ये है कि इससे ह्यूमन राइट अब्यूज़ का ख़तरा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक जो फ़लसफ़ा है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला, उसके अंदर इस पे सवाल उठते हैं। और उसका जवाब ये है कि क्योंकि गैर मामूली सिचुएशन पैदा होगी, एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जहाँ शहरी तो महफूज थे ही नहीं, अब बच्चे भी महफूज नहीं हैं। तो जब कौमों के सामने एक गैर मामूली सूरत हाल आती है तो गैर मामूली इकदाम किए जाते हैं, ठीक है जी। एक तो ये जो इसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको भी आप कोई दहशतगर्दों का सपोर्टर नहीं कह सकते, बिकॉज आपको बहुत बड़े तादाद में वकला ऐसे मिलेंगे जो ये तनकीद करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये दलील मानते हुए भी, उसमें वजन मानते हुए भी, बैलेंस में ये इकदाम जो है ये मुल्क की बेहतरी के लिए है और बाकी कौमें जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स पे नहीं है। मैं भी आ रहा हूं, मैं वही आता हूं, मैं भी दूसरे पे आता हूं, ठीक है। दूसरा बात, क्योंकि नहीं, फजलुर रहमान साहब जो है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो कंसिस्टेंसी से नहीं तनकीद कर रहे हैं ना। उन्होंने पहले कुछ, आज उन्होंने कह दिया ये तो जमहूरियत पे हमला है। अगर जमहूरियत पे हमला है तो फिर तो किसी भी टेररिस्ट को नहीं होना चाहिए ना वहां पे। तो आज उन्होंने मुख्तलिफ जरा सी बात कर दी। वो पिछले दिन उन्होंने कह दिया था ये मजहब पे हमला है, तो वो कोई, अगर वो ये कहते हैं, आप कह रहे हैं कि मजहबी जमातों पे हमला है, तो वो कंसिस्टेंट होते हैं, जो उनका पहले बयान था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिरका हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल कतई तौर पे उससे डिसएग्री करता हूं कि उन्होंने जो बात की, और मेरे ख्याल में इंतहाई खतरनाक बात उन्होंने की कि इसको कह देना कि ये मजहब के साथ के ऊपर हमला है। कौन हमला कर रहा है? क्यों? क्या पाकिस्तान की पार्लियामान, क्या मियां नवाज शरीफ, क्या पाकिस्तान की फौज ये खुदा न खास्ता मजहब के ऊपर हमला करने जा रहे हैं? वो बिल्कुल गलत भी है और मेरे ख्याल में खतरनाक भी है वो जो बात करें। लेकिन एक पहलू जो उनकी तनकीद का है, मेरे ख्याल में उसमें वजन भी है और उसका सच्ची बात है कि कोई अच्छा जवाब मौजूद नहीं है। जिस तरह वो कहते थे ना कि गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं होते, तो भैया अच्छा दहशतगर्द और बुरा दहशतगर्द भी नहीं हो सकता। क्या बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, क्या वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा नहीं है? क्या उसमें गैर मुल्की कुव्वतें शामिल नहीं हैं? क्या पाकिस्तान को बहुत बड़ा माशी नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है, जानी नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है? क्या जो कराची के अंदर दहशतगर्दी हो रही है
जितना उससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की मईशत। जैसे मैंने लियारी की मिसाल दी, कल नबील कबूल साहब खुद कह रहे थे ये। सिर्फ लियारी क्या जी, पूरे शहर के अंदर हजारों लोग हर साल कराची में कत्ल कर दिए। आप समझते हैं 21वीं तरमीम में वो भी होना चाहिए था? ये आर्ग्यूमेंट, इसका जवाब देना कि वो दहशतगर्द क्यों नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन रेट वहां पे भी नहीं है। ये तो हमें पता है ना कि वजह हमने मंतक क्या दी, हमने मंतक की दी कि कन्विक्शन रेट नहीं है, खौफ होता है, हिरास होता है। खौफ तो उन दहशतगर्दों क्यों नहीं है मियां जावेद लतीफ साहब, क्यों नहीं है? वो दहशतगर्दों में और इन दहशतगर्दों में क्या फर्क होगा? देखें शहजाद, पहली बात तो यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स पहले भी वजूद में थी, काम कर रही थी, उसका दायरा कार बढ़ाया गया है। ठीक है, ठीक है। अब उसमें जो दहशतगर्द है, सिविलियन है, पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी तबाही में वो मुलव्वस है, उनको भी शामिल कर लिया गया। अब अगर ये कोई कहे कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो किसी सियासतदान के लिए, और ख़ास तौर पर मैं ये भी अर्ज़ करता जाऊँ कि कोर कमांडर मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ कि आज से मिलिट्री कोर्ट्स काम करेंगी, या ISPR का कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हो गया। भाई प्राइम मिनिस्टर ने 2 APC बुलाई और तमाम सियासी दीनी जमातें जो असेंबली का हिस्सा हैं या नहीं हैं, सब ने कंसेंसस से मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला किया। अब जो इतराज़ है जो अभी ड्राफ्टिंग पे है जी, नहीं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो असद उमर साहब बात कर रहे हैं या मौलाना फजल रहमान साहब बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को जो एतराज़ है वो कहते हैं कि मजहबी दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैं अर्ज़ करता हूँ जी, वो कहते हैं कि कराची का भी दहशतगर्द हो, बलूचिस्तान का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, पंजाब का हो, दहशतगर्द है। भाई बात यह है कि सियासी दीनी जमातों के तमाम कारकुन जो हैं, किसी का भी मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वो तो लिखा हुआ है बिल में। मेरी सुन लेना, वो लिखा हुआ है बिल में, मेरी बात तो सुन लेना। जी, माजी में ऐसा होता रहा है, ज़ियाउल हक का मिलिट्री कोर्ट्स हों या याया की हों या अयूब खां की हों, ये तो बनती सियासी कारकुनों के लिए थी। आज अगर किसी भी सियासी दीनी जमात का कोई फर्द दहशत गर्दी में मुलव्वस होगा तो मुझे ये बताएं, क्या सियासी दीनी जमात उसको ऑन करेगी? अगर ऑन करेगी तो फिर भाई उसका मिलिट्री कोर्ट में नहीं ट्रायल होना चाहिए, और अगर उसको डिसोन को करता है तो वो ज़्यादा कंफ्यूजन क्यों है? ये असद साहब की बात ये है ना, सुन लेना, मैं यही तो सुन तो ली मैंने आपकी बात, लेकिन आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, दहशतगर्दी होती है, कोई मजहब के नाम पे करता है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, और हमें इसको दुरुस्त करने की भी जरूरत है। जो इंतहा पसंदी है उसको एड्रेस करना है हमें, लेकिन साथ साथ में अगर दहशतगर्दी किसी और वजह से होती है, लसानी बुनियाद पे होती है, नस्ली बुनियाद पे होती है, उसको आप इक्वल रखेंगे। छोटा सा ज़िमनी सवाल पूछ लूं, आप दोनों का जवाब दे दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो ऑन नहीं करेगी मजहबी सियासी जमात जो है। क्या कोई और सियासी जमात खड़ा होकर कहे कि ये दहशतगर्द हमारा था? वो तो मंतक वहां भी अप्लाई करेगी। कोई भी, यही तो हमने इस बिल में भी जो चीज़ हम लेकर आए हैं, और आपका आइन जो है वो भी कहता है लसानी बुनियादों पे दहशतगर्दी हो, किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी हो, वो किसी तौर पर भी उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और कानून हरकत में आएगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सियासी जमात, दीनी जमात जो है वो मुल्क की गद्दार नहीं है। पाकिस्तान में आज जो गले काट के, आज जो बच्चों को जिस तरह कत्ल किया जा रहा है, आज जिस तरह औरतों को कत्ल किया जा रहा है, आज पाकिस्तान की जो हालत है, मुझे ये बताएं कि कोई मदरसे का तालिब इल्म ये कर रहा है, कोई किसी कॉलेज आपकी बात समझ, लेकिन मेरा सवाल का आप वो जवाब नहीं दे रहे जो तफरीक। मैं शहजाद चौधरी साहब को ब्रेक में जाने से पहले एक सेकंड मैं इस पे आता हूं। शहजाद, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी तौर पर भी सियासी दीनी जमात का कोई फर्द हो, कोई लिसानी बुनियादों पर काम करने वाली जमात का फर्द हो, अगर वो दहशतगर्दी में शामिल होगा तो मिलिट्री कोर्ट्स में ही उसका बिल में नहीं लिखा हुआ ना, ये तो बिल में नहीं लिखा हुआ। अच्छा मैं ये कहता हूं, एक सेकंड के लिए मुझे 1 मिनट और दे दें। मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप समझ नहीं रहे, मैं ये कहता हूं कि किसी भी सियासी दीनी जमात का फर्ज जो है वो 140 बच्चों का कत्ल नहीं कर सकता। सर, ये अगर तो होगा, नहीं ना, अगर शामिल होगा तो उसको डिसऑन करेगी हर जमात। सर बात मजहबी सियासी जमातों की नहीं है, बात मजहब और फिरका वारियत के नाम पे दहशतगर्दी की बात है। मैं लेकिन शहजाद साहब से एक मिनट इस पे बहस करते हैं। शहजाद साहब, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। ये फजल रहमान साहब ने जो आज बात की है, और ये जो दीनी मजहबी जमातें हैं या जो सियासी मजहबी जमातें हैं, उनका इससे दूर होना कितना नुकसानदेह हो सकता है इस तरमीम के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जितनी बहस मैंने सुनी है, पहले गैंग वॉरफेयर और इंसर्जेंसी में हमें फ़र्क करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की जो सलामती है उसका ताल्लुक इंसर्जेंसी से है। वो इंसर्जेंसी चाहे फाटा में लड़ी जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में उसके असरात हैं, या बलूचिस्तान में लड़ी जा रही है। और अगर हम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा या फाटा को देखते हैं
तो हमें क्लियरली उसमें 2-3 एंटिटीज़ नज़र आती हैं। उसको लार्जली तरीके तालिबान पाकिस्तान की शक्ल में हम कह सकते हैं। फिर आप जब बलूचिस्तान में देखते हैं तो वहाँ पे एक सेक्टेरियन उसका शक्ल नज़र आती है, जो कि इंसर्जेंसी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर और मसाइल पैदा कर रही है। तो इसलिए अगर गैंग वॉरफेयर साइड पे कर दी जाए तो फिर इंसर्जेंसी इस वक्त पाकिस्तान का मसला है। और इस वक्त जो इस वक्त मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर फेज़ ऑफ ऑपरेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की बका को इस दहशतगर्दी की जो थ्रेट है उससे बचाया जाए, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक इंसर्जेंसी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब ये कहना कि क्या बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट के एरियाज़ हैं वो काम नहीं कर रहे, उनको अपना काम करना चाहिए, चाहे वो कराची की गैंग वॉरफेयर है या वहाँ पर उस किस्म के असरात हैं जो कि किसी ना किसी शक्ल में भत्ता या वगैरह वगैरह उस शक्ल में आते हैं। और तीसरी बात मैं समझता हूँ कि यही टेररिज्म जो काउंटर इंसर्जेंसी है, इसकी एक शक्ल टेररिज्म है, जो टेररिज्म के हमारे यहाँ इम्पोज हो रही है मुख्तलिफ शहरों के अंदर। वो जो उसके ताने बाने हैं वो उसी इंसर्जेंसी की एक्सटेंशन है, इसलिए उसको उसी तरीके से डील करना चाहिए, चाहे वो कराची में होती है, बलूचिस्तान में होती है, पेशावर में होती है या लाहौर में होती है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर हम इसको एक मरहला समझते हुए इसको हम एक्सेप्ट कर लें तो हम समझते हैं कि ये पहला मरहला है। पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अपने आप को पाक साफ करना है, और उस पाकी और सफाई के अंदर जो तमाम हमारी सियासी जमातें हैं, तमाम हमारी दीनी मजहबी जमातें हैं, सियासी जमातें और तमाम इदारे, इन सब को अपने आप को धोना पड़ेगा और धुलाई हुई शक्ल के अंदर पाक साफ होकर सामने आना पड़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म एलिमेंट और एक लॉन्ग टर्म सफर होगा, लेकिन इसके बाद ही जाकर एक ब्रेक लेना है प्रोग्राम में, जो है वो पाक साफ हो चुका। इस पर भी हम मजीद, और मैं ये भी बताता चलूं कि आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासतदानों के जो एसेट्स हैं उनको भी अपनी वेबसाइट पे शाया किया है, उस पर भी थोड़ी सी बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे, इसलिए बता। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो बात की शहजाद चौधरी साहब ने कि फेज वाइज हमें देखना है, और फिलहाल तो हमने ये देखना है कि ये मुल्क के बका के लिए है। एग्री करते हैं सर? मैं जाहिर बिल्कुल कर जो है वो नीयत तो यही है ना, मुल्क के बका के लिए ही फैसले करें। ये मैं कह रहा था कि उसके अंदर बहस हो सकती है, दो राय हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं होकर नीयत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। ये इसलिए किया जा रहा है, एक गैर मामूली सूरत हाल है, उससे निमटने के लिए गैर मामूली फैसले भी करने पड़ते हैं। मैं सिर्फ ये, क्योंकि लोग सुन रहे हैं बहस, हम कानूनी पेचीदगियों में जा रहे हैं, जो इबाम नहीं होना चाहिए किसी के जहन में। कोई भी ये नहीं कह रहा, और ये आपको मौलाना फजलुर रहमान से ही पूछना चाहिए, दो टोक अल्फाज में उनसे ये सुनना मैं चाहूंगा, इन दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने पे कोई दो राय नहीं है। सिर्फ जो बहस हो रही है कि क्या कोई और भी दहशत गर्द हैं जिनको भी नरगे में आना चाहिए, और पाकिस्तान को एक दफा तमाम दहशत गर्दी से पाक करना चाहिए। तो ये ना किसी के जहन में ये वहां पैदा हो जाए कि लोग कह रहे हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए। सही। शहजाद साहब जवाब भी दे दें, अपनी बात मुकम्मल कर लें। और ये अभी ब्रेक में बता रहे थे असद साहब कि जैसे BLA की मूवमेंट का अगर ये मिसाल देते हैं तो वो भी तो पाकिस्तान को तोड़ने की ख्वाहिशमंद रखते हैं, तो क्या वो उनको नहीं ट्राई करना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए? पहले मैं वो मजहबी सियासी जमातें जो हैं उसका पॉइंट रह गया था, खैबर पख्तूनख्वा की जो है खसूसी तौर पर। देखिए PTI बावजूद पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थी, इसलिए उसको वोट नहीं देना पड़ा। और इसको मैं ये कहता हूँ कि PTI के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह क्रिकेट की टर्म है ना कि इट वाज अ गुड टॉस टू लूज़। अच्छा, दूसरा उसके अलबत्ता तो उनकी मजबूरी की वजह से जब वो नहीं सामने आके कर रहे थे तो JUIF ने भी मुनासिब समझा कि PTI जब अपने आप को सामने नहीं कर रही तो हम भी इसके पीछे छुप जाते हैं। उन्होंने एक और बहाना बना लिया। मुझे हैरानगी जमात इस्लामी पे है, जिसने के दोनों को देखते हुए, और जिनके स्टेक्स पख्तूनख्वा में उतने ही हैं जितने इन दोनों जमातों के। याद रखें ये तीनों जमातें पख्तूनख्वा की हैं, जहाँ आपका मिजाज राइट ऑफ सेंटर है, यानी यकीनी तौर पर एक मजहबी जो है ना वहाँ पर एम्फसिस उनके कल्चरल सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का पिछले 20-30 साल में एक हिस्सा बन चुका हुआ है। तो तीनों की जो वोट बैंक है या जो वोट बेस है तकरीबन एक ही जैसा है, और तीनों ने उसको अपील करना है। PTI का शायद उतना नहीं, लेकिन उन दोनों जमातों का। जमात इस्लामी बावजूद आई डोंट नो क्यों उसको क्यों मजहब की आड़ लेनी पड़ गई, क्योंकि वो तो एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक लीडरशिप के तहत एक बड़ी प्रोग्रेसिव इस्लामी जमात तस्वर की जाती है। तो मजहब को आड़ बनाना एक अजीब सी बात थी। अब मैं आता हूँ BLA BRA वगैरह की चीज़ के ऊपर। देखिए
बलूचिस्तान में फ़ौज इन ग्रुपों के खिलाफ इस्तेमाल हो चुकी है जिस तरीके से फ़ौज कराची में इस्तेमाल हो चुकी है। इसकी तारीख की बिना पे उसकी एक पॉलिटिकल सेंसिटिविटी दोनों साइड पे बनती है। जब पहली दफ़ा मिलिट्री कोर्ट्स की बात की गई इस मरतबा, तो ख्याल ये किया गया इसका मतलब है कि ये बलूचिस्तान वालों को भी बीच में रगड़ेंगे, मिसिंग पर्सन वगैरह वगैरह, वो सारी बातें याद आ जाती हैं। तो उसकी क्लैरिटी ये आई और एमक्यूएम का भी यही एतराज़ था कि भाई ये तो हो सकता है हम ही फंस जाएं इसके अंदर। तो इन दोनों साइड्स को अपीज़ करने के लिए कि भाई इस वक्त जो जंग है, जो आग लगी हुई है, वो किसी और जगह पे है, उस आग को बुझाने का तरीका एक और जंग की शक्ल में आ रहा है। इसलिए आपको कुछ नहीं कह रहे। मैंने जैसा पहले कहा था, मैंने जिस तरह ये कहा था कि लॉ एनफोर्समेंट हैज टू कंटिन्यू टू फंक्शन। ये नहीं होना चाहिए कि लॉ एनफोर्समेंट या जुडिशरी अपना काम बंद कर दे। हम एक जंग को लड़ने की पूरे टूल्स के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन बखुदा बाकी चीजें तो अपनी जगह पे कायम है, उनको अपना काम करते रहना चाहिए। चले ठीक है, मैं कोई इसके जवाब दे दें, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे आना चाहूंगा। देखें, बात यह है कि जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि किसी भी सियासी दीनी जमात के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, मगर खुदा के लिए जो कंसेंसस पैदा हुआ है वो कंसेंसस ये है कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी खत्म करनी है। अग्री करता हूं। एक और कंसेंसस भी है सर जिसका ख्याल रखना चाहिए, जो जमातें खासतौर पे वोट दे के आई हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि कंसेंसस टीवी पे आके ना बिगाड़े। भी तो बात बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि ना कटवा दी पार्लियामेंट। मेरी बात तो सुन लेना भाई, मैं आपके हक में ही बात कर रहा हूं सर। नहीं मेरी अच्छी बात सुन लेनी चाहिए। नहीं आप हमेशा ही अच्छी बात करते हैं, लेकिन दूसरे की भी सुन लें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि जो कंसेंसस हुआ है वो कंसेंसस इस बात पे हुआ है, सियासत हर एक की अपनी है, राय अपनी, हर एक की अपनी अपनी है। कंसेंसस ये है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करनी है। पाकिस्तान में जो फिरका वारियत पे के हवाले से फंडिंग हो रही है, जहां जहां से आ रही है, उसको ब्रेक करना है। पाकिस्तान के अंदर आज जो कंसेंसस हुआ है, इसका सबसे ज्यादा परेशान जो है वो हमारा हमसाया मुल्क है, और पाकिस्तान की बॉर्डरों पे जो कशीदा सूरत हाल है वो और बढ़ती जा रही है। भाई देखना तो ये है कि परेशान हमारे कंसेंसस से कौन है, हम खुद परेशान हो रहे हैं। खुदा के लिए इन चीजों से बाहर आके, साहब ने कहा बड़ा मुश्किल काम है इसको ट्रेस करना, जो मदरसों की फंडिंग आती है कहां से आती है, जो वो मदरसे जो कि अस्करी जहां पे जो हम देखते तरबियत मिलती है। जी अच्छा जी, मैं खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स का भी इसमें कुछ अमल दखल है? मतलब मैं बिल्कुल माजरत के साथ शहजाद साहब की हैरत अंगेज उन्होंने एनालिसिस कर दिया तहरीक इंसाफ की पोजीशन का, तो मुझे अब मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। पहली बात तो जो उन्होंने एनालिसिस किया कि खैबर पख्तूनख्वा की जमात है, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा वोट पड़े तहरीक इंसाफ को, तो केपीके की जमात नहीं है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि राइट विंग वो ज़हनियत, कराची NA 250, 126 लाहौर, NA 48 इस्लामाबाद, पाकिस्तान के सबसे पॉश इलाके, इंग्लिश स्पीकिंग लिबरल एलीट पाकिस्तान की जहां रहती है, वो सारी सीटें इस वक्त पीटीआई जीत के बैठी हुई है। तो पीटीआई का वोट बैंक जो है कोई राइट विंग, एक कोई एथनिसिटी का वोट बैंक नहीं है। दूसरी चीज जो ज्यादा अहम चीज है, लेकिन केपी में तो यही सियासत, उससे ज्यादा अहम चीज जो है वो ये है कि देख, ये तहरीक इंसाफ असेंबली में नहीं गई, उसका किसी और चीज से ताल्लुक है, उसका इससे ताल्लुक नहीं। एपीसी में बैठे इमरान खान खुद बैठे, हमने इंडोर्स किया, और मैंने आपने आज मुझे प्रोग्राम शुरू में कहा बिल्कुल ऑन करती है तहरीक इंसाफ इस कॉन्स्टिट्यूशन। जाना नहीं चाहिए था आपको, बेहतर नहीं होता चले जाते वहां पर। ये मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा, वो एक अलग बहस है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस पे कोई इबाम नहीं, कोई तहरीक इंसाफ ने ना जाके वहां पे ये नहीं कहा कि जो हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट लेकिन सर एक सवाल इस पर मैं ब्रेक लेने से पहले, असद उमर साहब अगर आप लोग चले जाते वोट देकर अगर वापस आ जाते तो उसमें क्या हर्ज था? कंटिन्यूएशन, सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। सवाल ये भी है कि अभी तक आपके एमएनएज अगर पर्क्स ले रहे हैं, सैलरी नहीं पर्क्स ले रहे हैं अपनी अपनी, तो जाके असेंबली में वोट करके आ जाते, खिलाफ में या हक में? मैं आपको जवाब दे देता हूं। 5 महीने से मैं बोल रहा हूं मैं रिजाइन कर JUIF के चुनने का भी मौका मिलना, मैं तनख्वाह नहीं लेता, मैं गाड़ी वापस कर चुका हूं, मैं ऑफिस स्टाफ वापस कर चुका हूं, मैं कोई भी फैसिलिटी उसकी नहीं लेता। मैं किस मुंह से कल जाके असेंबली के अंदर बैठ जाऊं? लेकिन सारे कौम के सामने बैठ के असद उमर और तहरीक इंसाफ आपको ये कह रही है हम हिस्सा हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाई गई हम इसको ओन करते हैं। नहीं, इतराज सिर्फ यही है, शहजाद साहब भी शायद यही कहना चाहते थे। आपके अभी थोड़े दिन पहले एक ने रिजाइन किया, एजाज कोई है वो जो पहले हमारे साथ थे, फिर रिजाइन करके अभी 4 दिन पहले वो असेंबली के अंदर आए हैं। भाई उस वक्त असेंबली के अंदर आ सकते थे तो ये वोट देने के लिए भी आ जाते तो कोई अर्ज नहीं था। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपके सामने फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। नबील कबूल साहब, आपने सुना आर्गुमेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का। दोनों बात बाकी हैं। मैं उस पे आता हूं सर, इस पे पहले ले रहे हैं ना फिर। ठीक है। वो कह रहे हैं कि 30,000 बोगस वोट है, मतलब काउंटर फाइल पे ना तो स्टैंप है ना दस्तखत है, लिहाजा वो वोट तो गिनने ही नहीं चाहिए थे और वो डब्बे में गिने हैं। वो किसको पड़े वो अलग बातें करें, इस पे ही इलेक्शन को जो है वो नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए। ये 122 मैं खुसूसन इस हल्के के बारे में बात इसलिए नहीं करूंगा कि दिस इज बिटवीन मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, और मैं कमेंट नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान के हल्के जितने पाकिस्तान के हलकों में, ये तो 30,000 कह रहे हैं, मुझे कराची में एक हलका खुला NA 258 मलिर वाली, उसमें 80,000 वोट जाली थे। 80,000 जो वेरीफाइड नहीं, थंब इम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ। वो वेरीफाइड नहीं हुए। अब जब आप देखें, जब थंब इम्प्रेशन वेरीफाइड नहीं हुए तो फिर वोट कहां से कह रहे हैं ना कि इंक का मसला है, इंक का मसला कैसे होगा? फिर आपने क्यों ये चीज रखा? आप फिर थंब इम्प्रेशन रखते ही नहीं। आप फिर नाजरा वाले कहते ही नहीं कि जी हमारे पास आप कोई भी थंब इम्प्रेशन लेकर आए, हम बता देंगे कि ये बंदा किधर रहता है। तो ये सब एक, हम तो कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली बहुत हुई, हम भी मानते हैं इस बात को। जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, जो मुतालबा ये कर रहे हैं तरीके से। बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। इसलिए क्योंकि पंजाब में अगर 11 बजे मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूं, और सिंध के अंदर, जहां पर इंटीरियर सिंध के अंदर टमाटर और आलू जो है वो वहाँ पर लोगों को, कैंडिडेट्स को मारे गए हैं, वो उस हल्के से जीते हैं लाखों वोट लेकर, तो धांधली तो हुई है। अब जीतने वाले भी जो है, मैं तो कहता हूं मेरे साथ भी धांधली हुई, क्योंकि मुझे जितना वोट मिलना चाहिए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि फिर सड़कों पर आए। इससे पहले जुडिशियल कमिश्नर का काम हो जाना चाहिए। जी तारिक अजीम साहब, आपने आर्गुमेंट सुना था आरिफ अलवी साहब का, कह रहे हैं NA 122 में तो साफ पता है कि 30,000 वोट जो है वो बोगस वोट है। इनके रिप्रेजेंटेटिव शुएब सिद्दीकी साहब वहाँ पे मौजूद थे। एक तरीकाकार वज़े किया गया जिसको उन्होंने एग्री किया, साइन किया। जो वोट जो थे या जो बैलेट पेपर जो थे उनको उन्होंने अलहदा कर दिया, बाद में काउंटिंग हुई। अगर ये काउंटिंग को नहीं मानते तो वो अलहदा बात है, वो इसकी बड़ी एक वजह है। चूँकि ये हार गए हैं और अय्याज सादिक साहब के वोट 135 ज़्यादा हो गए हैं, तो ये इस पे आ रहे हैं कि जी उस पे ना जाएं, बात पे वोटिंग की या काउंटिंग की बात नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं कि जी काउंटर फाइल पे वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने साइन नहीं किए या स्टैंप नहीं किए। मुझे बताइए कि जाके जो क्लीन बैलेट पेपर जाके जिस बंदे को दिया गया है, उसने जाके जब डाल दिया है जाके अपने बैलेट बॉक्स में, तो उसको क्यों हम महरूम कर रहे हैं उस हक से? अगर उसने कोई इरेगुलरिटी की है, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, उसने स्टैंप नहीं की किसी वजह से, मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि टाइम ख़त्म होने वाला है, 15 मिनट रहते हैं उसके बंद होने में, पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइन लगी हुई है, तो हमेशा होता है कि लोग जाके कहते हैं, कैंडिडेट्स कहते हैं कि भाई जल्दी करो जल्दी करो। अब उसमें अगर किसी जगह पे रह गया है तो उसमें इरेगुलरिटी को आप उसमें ये नहीं कह सकते कि वो सारे का सारा वोट जो है वो बोगस है, ये जाली है वो वोट। ठीक है, अब ये तो एक इरेगुलरिटी है, उस पे जाके। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चलूं कि अभी तो इलेक्शन, अभी एक सेकंड मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि अगर अभी तक नहीं देखिए, मुझे प्लीज खत्म कर लें दे। देखिए, अगर आप कह रहे हैं अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, कमीशन ने रिजल्ट नहीं दिया, आप ये जानबूझ के इतनी हाइप क्रिएट करके उनके रिजल्ट पे आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके डिसीजन को। ये बड़ी बुरी बात है। आप वेट कर लीजिए, देख लीजिए क्या रिजल्ट आता है, क्या कहते हैं और डिसीजन क्या आता है उनका। आप उस पर वेट नहीं करना चाहते, पहले से आपने कर दिया है। मेरी बुरी बातों की तो के ऊपर तनकीद ना करें, क्योंकि इलेक्शन खराब होना ही बहुत सबसे बुरी बात है। मगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो जज ने ऑर्डर किया था वो काउंटिंग नहीं ऑर्डर की थी, लिहाजा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं जज ने ऑडिट ऑर्डर की थी। ऑडिट का मतलब काउंटर फॉइल देखो, फॉर्म 14-15 देखो, काउंटिंग नहीं ऑर्डर की थी। मगर चलो काउंटिंग, तो फिर काउंटिंग हुई क्यों? काउंटिंग हुई क्यों? आपने एग्री क्यों किया काउंटिंग? मैं 3 पॉइंट बता दूं, आप काउंटिंग में हार गए हैं तो आप इस चीज को रेज कर रहे हैं। तो सुन ले, 3 पॉइंट मैंने देने, 3 पॉइंट बड़े सिंपल से देने। फॉर्म 14, 15, 16, 100 पोलिंग स्टेशन से मिला ही नहीं है। अच्छा, और रिटर्निंग ऑफिसर ने 2 पोलिंग स्टेशंस के ऐसा नतीजा दिया और अटेस्टेड दिया, एक में कुछ लिखा कौन जीत रहा है, एक में लिखा कोई और जीत रहा है। यार एक बात हो तो मैं आपको बताऊं, अलवी साहब आल लेने दीजिए, डिसीजन तो आल लेने दीजिए ना, आल लेने दीजिए डिसीजन को। आप पहले से प्री जज कर रहे हैं सारी चीजें। अच्छा, वो कह रहे हैं इन्फ्लुएंस क्यों किया आपने? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने इन्फ्लुएंस किया तहकीकात को। जनाब मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा मजबूर आदमी हूं, मैं तो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा, ये हुकूमत में रहते हुए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मेरी एक बात आखिरी सुन लीजिए, मैं कहता हूं जुडिशियल कमीशन पर बहुत बड़ा डिबेट है,
मैंने तारिक अजीम साहब को पिछले शो में हम बैठे थे, तो मैंने तारिक अजीम साहब को मशवरा दिया था कि एक ही टर्म ऑफ रेफरेंस दे दें जुडिशल कमीशन को, आर्टिकल 218(3) आइन का, दैट शुड बिकम द टर्म ऑफ रेफरेंस। उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बस ये दे दें जुडिशल कमीशन को कि अगर फ्री एंड फेयर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो हम घर जाते हैं। साहब, अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बना तो सड़कों पे निकलेंगे तहरीक इंसाफ फिर, और इस वक्त के हालात हम सबके सामने हैं, ये तो नहीं होगी, लेकिन इसको अफाम तफहीम से हल करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल जी, सबकी इनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। हम कहते हैं कि ये ड्रैग ना करें मैटर को। हमने जो 13 अगस्त को खत लिखा था, जितने भी इल्जाम थे इनके, जो जो इन्होंने कहा था, खा इन्होंने कहा जी कि इफ्तिखार चौधरी साहब मिले हुए थे, खा इन्होंने कहा जी कि MI का ब्रिगेडियर जो था इन्फ्लुएंस कर रहा था, खा इन्होंने कहा जी 35 पंचर लग गए हुए थे, आरोज का लक्ष्य था। मैं कहा जो भी इन्होंने कहा था, हमने कहा जी सब पे तहकीकात की जाए और बताया जाए कि अगर बाई डिजाइन ये हुआ है सारी चीज हमें जितवाने के लिए, तो आप डिसीजन दें। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? जो भी इल्जाम हैं, और भी 2-4 इल्जाम कहना चाहते हैं वो लगा दें उसमें। हम कहेंगे उनको कि ये सारी चीजें जो भी इल्जाम है इमरान खान साहब के, उसको इन्वेस्टिगेट कर दिया जाए। हमने खत में लिख दिया, आप खत पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि जो जो इल्जाम लगाए इमरान खान साहब ने उसको आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, और अगर ये प्रूव होता है कि बाय डिजाइन ये सारा कुछ किया गया है हमें जिताने के लिए, तो हम वी विल एक्सेप्ट के लिए धांधली हुई है। मैं कहां से लाऊंगा प्रूफ करने के लिए कि नवाज शरीफ साहब ने और नजम सेठी ने इकट्ठा बैठ के इल्जाम लगाने से पहले भी सोचा? हाँ ना, वीडियो नहीं, प्रिजम्पशन है, मेरी आंख चोरी हुई है, मैं इल्जाम भी ना लगाऊं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। देखें आप, मैं इसलिए आपको बार-बार हम कहते हैं आप जितने भी इल्जाम लगाए हैं उसको कमीशन के बना देती और बना दे, उसमें आगे आने वाले इलेक्शन में उसके बारे में सोचे। इलेक्शन रिफॉर्म्स हम घर जाएं, नहीं करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, और इसमें देखें इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। आप जिस काउंटर फॉइल की बात कर रहे हैं, आपके जो वोट है उसके ऊपर तो उसका काउंटर फॉइल का नंबर ही नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि वो काउंटर फॉइल जो है किधर यूज हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें, 30,000 वोट ऐसे पड़ गए। आपको पता है कि पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आया, शायद उस मीटिंग में आप भी थे, पता नहीं, वो मशीन है इस साइज का, उसको देखते ही सब ने रद्द कर दिया कि ये तो बहुत आसानी से रिग्ड हो सकता है। कोई तरीका नहीं, वो इतना सिंपल था उसको रिग करना। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए सोचे कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान में, ताकि सबकी शिकायतें दूर हो। धरना करेंगे फिर डॉक्टर साहब इसी तरह इमरान खान ने जवाब दे दिया। धरना का इमरान खान ने कहा है कि धरना हम नहीं देंगे। अब तो उनकी और मसरूफियात भी बढ़ जाएंगी कुछ दिनों बाद। अब तो माशाल्लाह आपको पता है ना कि वो घर में ज्यादा टाइम देंगे। ये मैं ये चाहता हूं कि इस बात को उनकी शादी के मामले को शादी की बात ही किसी, मगर मैं ये कह रहा हूं, आपने खुद कहा मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि धरना नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देगी तो ये जिस तरह से बहुत सारे मामलात के अंदर आर्मी को मामलात यील्ड किए हैं इन्होंने, ये सियासी मामलात को खराब करेंगे तो हुकूमत का सारा मामला इनको यील्ड करना पड़ेगा। ठीक है अलवी साहब, इसमें अगर मगर पे ना जाइए, अगर मगर पे ना जाइए, जो हम कह रहे हैं प्लीज अपनी ड्रैग ना कीजिए अपने फीट, लेट द कमीशन बी फॉर्म, बस उन पे रहने दीजिए आप। हाँ ठीक है, आर्टिकल 218(3) आइन का, उसके ऊपर मैं जनाब आते सारी ये पढ़ा है आके आपकी बात जो आपने की थी, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, वो डायलॉग डिस्कशन जो है हुकूमती कमेटी और पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के दरमियान एक दफा फिर रुक चुकी है, और कोई जवाब नहीं आया हुकूमत की जानिब से। जो आखिरी प्रपोजल दिया था तहरीक इंसाफ ने, और कहा था जितनी लचक हमने दिखानी थी दिखा दी। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।